हेलो लर्नर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जिसकी खोज की थी लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने। तो ये एक मशीन है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे चार्ज पार्टिकल जैसे आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको एक्सेलरेट करने का काम किया जाता है, यानी कि त्वरित किया जाता है, जिससे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो सके, यानी कि उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण को उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इतने हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर सेकंड यूज़ इसका ये है कि आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में इसकी ज़रूरत होती है। ये क्या करता है, बॉडी के पार्ट को क्रॉस करता हुआ ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, इतने हाई एनर्जी पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। आपके सॉलिड के अंदर अगर आयंस को फिट करना है तो वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनके यूजेस हो गए। आज हम इसी साइक्लोट्रॉन मशीन के बारे में देखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में एंड उसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या साइक्लोट्रॉन की कार्य सीमाएं हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, साइक्लोट्रॉन में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंस्ट्रक्शन, कि कैसे साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है, जो मशीन है, ये किस तरीके से बना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, इसमें आपके दो सेमी सर्कुलर हॉलो मेटल के बॉक्स होते हैं। तो पहले उनको बना लेते हैं, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश कैपिटल लेटर आपका डी की तरह दिखता है, तो इसीलिए इनको डीज कहा जाता है, इनको डीज बोला जाता है। ठीक है, सपोज ये आपका D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया। ये जो गैप है ये बीच में, यहाँ सेंटर पे एक सोर्स होता है जिससे आपके चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। फिर ये जो आपके डीज होते हैं ये कनेक्ट किया जाता है इनको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इनको कनेक्ट किया जाता है, यानी उच्च आवृत्ति दोलित्र से। ठीक है, तो इस ऑसिलेटर का काम क्या होता है, ये आपके डीज की पोलैरिटी चेंज करता है, यानी कि पहले हम मान लीजिए इसको प्लस में लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं, फिर ये ऑसिलेटर क्या करेगा, नेक्स्ट साइकिल के लिए इसको माइनस को करेगा, इसको प्लस को करेगा। इसी तरीके से इसकी पोलैरिटीज यानी ध्रुवता बदलता रहता है। कौन, आपका ऑसिलेटर। बाकी आगे हम जो वर्किंग पढ़ेंगे तो वर्किंग में हम और इसके बारे में अच्छे से देखेंगे कि ऑसिलेटर का क्या काम होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि ऑसिलेटर क्या काम करता है, इन डीज की पोलैरिटी को चेंज करने का काम करता है, यानी कि ध्रुवता को बदलता है। ठीक है, फिर आपका ये जो apparatus है, ये आपका जो डीज है, इसको इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रखा जाता है, यानी कि आपके उस चैम्बर में वैक्यूम है, निर्वातित कर दिया जाता है उस चैम्बर को। इसलिए क्योंकि अगर एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो उसके साथ कोलिजन कर सकते हैं। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए इसको इवैक्यूएटेड चैम्बर यानी कि निर्वातित किया जाता है। ठीक है, फिर इसको देखिए, इसको भी क्या किया जाता है, इनको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रखा जाता है, इस तरीके से। देखिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, इस तरीके से इसको बीचों बीच रखा जाता है इसके। ठीक है, तो ये मान लीजिए जो इस तरफ इसका फेस किया ऊपर की तरफ वो नॉर्थ पोल हो गया इसका, और ये जो नीचे की तरफ जो फेस किया है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो आपका सपोज साउथ पोल है। तो आप देख सकते हैं कि जो डीज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में इस तरीके से रखे जाते हैं कि आपके मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। देखिए, ये आपके सपोज डीज हो गए, ये दो डीज हो गए, और नीचे से आपके कनेक्ट कर दिया जाता है इनको। एक को देखो, जैसे आपके डीज है सपोज, तो नीचे से नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल ये हो गया। अब देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी कैसे आएंगी, परपेंडिकुलर जाएगी डीज के। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। ये हो गया इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में।
तो ये आपके डीज हो गए, ये ऑसिलेटर हो गया हाई फ्रिक्वेंसी, ध्यान रखिएगा। और इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी मेगा हर्ट्ज तक होती है, यानी 10⁻⁶ हर्ट्ज तक होती है। ये आपका सोर्स हो गया जहाँ से आपके चार्ज पार्टिकल निकलेंगे। ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा जो कि आपके डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इतना इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। अब इसके प्रिंसिपल पे बात करते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये आपका बेस्ड है। तो देखिए बेसिकली ये दो प्रिंसिपल पे आपका बेस्ड है। पहला ये है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहाँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। पहला ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, यानी कि त्वरित होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी गेन करेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर ये जो मूविंग चार्ज होगा जिससे वेलोसिटी गेन कर चुकी है, ये मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस मूविंग चार्ज को सर्कुलर पाथ पर चलाएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल है इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग के लिए देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका सोर्स है, ठीक है, जहाँ से आपके चार्ज पार्टिकल निकलेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइक्लोट्रॉन जिस तरह की चार्ज पार्टिकल को इसका यूज़ करता है तो वो जनरली होते हैं आपके प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इस तरह के पार्टिकल होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे सोर्स से आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकला, अब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये जो गैप्स हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये चार्ज क्या होगा, जब सोर्स से निकलेगा तो एक्सेलरेट होगा, ठीक है, त्वरित होगा। और किस तरफ जाना चाहेगा, उस तरफ जाना चाहेगा जो आपका उस टाइम पे जो डी आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे हो। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि जब आपका चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज एस सोर्स से अगर बाहर निकल रहा है उस समय D1 पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और D2 नेगेटिव पोटेंशियल पे, ऐसा मान रहे हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि D1 नेगेटिव पे है, D2 पॉजिटिव पे, हो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मानिए। ठीक है, तो मैं ये मान रही हूँ कि जैसा आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एस सोर्स से बाहर निकल रहा है तो उस समय D2 आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बाहर निकला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा। ठीक है, वेलोसिटी गेन करेगा। अब ये किस तरफ जाना चाहेगा, जो आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो इस तरफ जाना चाहेगा D2 की तरफ। जैसे ही ये D2 में एंटर करेगा तो अब यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल खत्म हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एब्सेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पार्टिकल पे जब वो D2 पे एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। और इस बात को हमने अच्छे से पढ़ा है पिछले लेक्चर में, जहां मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, उनके दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर चलाता है। तो वहाँ यहाँ भी ऐसा ही है। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डीज के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसी डीज पे तो आपका जो जिस प्लेन पे आपका डीज है उसी पे तो आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इसको सर्कुलर पाथ पर चलाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे ही आपका पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है, D2 के यहाँ बाउंड्री पे पहुंच जाता है, वैसे ही आपका ये ऑसिलेटर अब क्या करेगा, तुरंत इसको नेगेटिव कर देगा और अब इसको पॉजिटिव कर देगा। तो कर दी इसने पोलैरिटी चेंज, इसने ध्रुवता बदल दी। अब इसको नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। कब, जब आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पे ये अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा और फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और अब की बार इसकी वेलोसिटी पहले केस से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये रिलेशन पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा, जहाँ मैंने आपको बताया था अगर v बढ़ेगा तो आपका रेडियस भी बढ़ेगा, जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है उसका रेडियस भी बढ़ेगा। यानी कि अगर सेकंड केस में अगर फर्स्ट केस से ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि अब वो ज़्यादा रेडियस से, ज़्यादा बड़े रेडियस से सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करेगा, जैसे कि आपका ये मैंने बना दिया है। ठीक है, अब फिर से ये भी सर्कुलर पाथ किस तरह हुआ, ये वैसे मैंने बताया वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी D2 में बताया। यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो यहाँ भी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है D1 की बाउंड्री में, ऑसिलेटर फिर से क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे कर देगा। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करेगा और अब की बार वेलोसिटी सेकंड केस से भी ज़्यादा होगी।
तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी वेलोसिटी, यानी कि अब उसका रेडियस भी बढ़ेगा। जो सर्कुलर पाथ ये अब ट्रेवल करेगा वो अब ज़्यादा बड़े रेडियस का करेगा, यानी कुछ ऐसा करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि हर बार क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो आपका रेडियस भी बढ़ रहा है। इस रिलेशन से देखिए रेडियस भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये फिर यहाँ पे आएगा, फिर आपकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसको पहले हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसी तरीके से आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। फिर ये और बड़ा रेडियस का सर्किल बनाएगा, ठीक है, फिर ये भी और बड़े का बनाएगा, और लास्ट में यहां पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगी होगी। यहां पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगी होगी जिससे टकराकर वो आपके टारगेट में जाता है, ठीक है। जो आपका टारगेट होगा, जहां भी आपको इसको भेजना होगा वहां ये जाएगा। ये आपकी यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट है, डिफ्लेक्शन प्लेट है, यानी कि आपकी क्या है, विक्षेपक प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, और जब ये आपका लास्ट इस पे पहुंच जाएगा, इसके बाउंड्री पे पहुंच जाएगा डीज की, तब अब इसके घूमने के लिए जब जगह नहीं बचेगी तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगी है, उससे टकराकर उसको टारगेट की तरफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका पार्टिकल, जो आपका चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने से उसकी एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल आपका बाहर निकला है उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी। उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। वर्किंग आपको समझ में आ गई, इसमें तो आप कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, सोर्स से आपका चार्ज पार्टिकल निकल रहा है तो वो किस तरफ जाएगा, एक्सेलरेट होगा और उस तरफ जाएगा जो आपके नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। फिर आपका, फिर यहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर एक्सेलरेट हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो आपके डीज के अंदर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आपके इस गैप में होगा। जो डीज के बीच का गैप है सिर्फ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी आपके डीज में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये आपका एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है। हर बार वेलोसिटी गेन करेगा, हर बार इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और आपके उतनी वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस भी बढ़ेगा, और उतना बड़ा रेडियस का आपका सर्कुलर पाथ ये ट्रैवल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो डीज के अंदर सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की। लिखिए मैक्सिमम एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन तो हमें पता है, R इक्वल्स टू mv/q/b। हिंदी में इसको लिख लीजिए आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा, ठीक है, आवेशित कण की अधिकतम ऊर्जा। तो इसमें देखिए ये रिलेशन तो हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है। मान लेते हैं कि जो आपके डीज हैं उनका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। हम क्या सपोज करें, ये जो आपके डीज है D1 D2, इनका रेडियस क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका पार्टिकल, जो लास्ट, जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो आपका लास्ट सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है, वो उसका रेडियस आपका लगभग उतना ही होगा जो आपके डीज का रेडियस है, क्योंकि वो एकदम बाउंड्री से सटा हुआ चल के जाएगा। यहाँ फिगर में आपको गैप दिख रहा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो इसके लगभग इससे सटा हुआ होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि तो जो लास्ट आपका सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस आपका लगभग वही होगा जो आपके डी का है, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल R। तो आप स्मॉल r की जगह लिख सकते हो कैपिटल R mv। तो ये v भी अब मैक्सिमम v हो जाएगी, वेलोसिटी भी अब मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि लास्ट का जो आपका सर्कुलर पाथ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उस केस में वेलोसिटी उस पार्टिकल की मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये हो गया QB। अब यहाँ से v मैक्सिमम की वैल्यू निकालिए, v मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा QBR/m, ठीक है। फिर आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा ½ mv² मैक्सिमम, ठीक है। फिर इक्वल्स टू ½ m, देखिए v², इसको करिए, ये हो जाएगा Q² B² R² होल डिवाइडेड बाई m², ठीक है। तो एक m इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम कितना आ रहा है, Q², इसको ऊपर लिख लेते हैं,
इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए अब आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आ रही है आपकी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ आपका चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक्सप्रेशन निकालते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी अनुनादी आवृत्ति के लिए। देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि अनुनादी आवृत्ति। अब देखिए हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था T इक्वल्स 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। मैंने आपको याद होगा तो मैंने आपको वहाँ अच्छी तरह बोला था कि R और T की वैल्यू आप अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ आपका साइक्लोट्रॉन में भी होगा। तो देखिए यहाँ आपका उसका यूज़ है। ठीक है, तो T की वैल्यू हमने वहाँ निकाल दी थी 2πm अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी कई कई बुक में फ्रीक्वेंसी इस तरीके से लिखी जाती है, कई कई जगह आपको F लिखा रहता है। ठीक है, तो हम म्यू लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी की वैल्यू रखिए 2πm, नीचे आ जाएगा, क्यू बी आपका ऊपर चला जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आई है किसकी, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी चार्ज पार्टिकल की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ये आई है क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। देखिए अब जो ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, ठीक है, उच्च आवृत्ति वाला जो दोलित्र है, उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी ठीक इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, और यही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है साइक्लोट्रॉन की। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, म्यू ओ मतलब ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्यू बी डिवाइडेड बाई 2πm। तो आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी यही है और आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी यही है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो आपके चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, दोनों बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ से समझिए, ये आपका डी है, ठीक है, यहाँ से आपका चार्ज पार्टिकल निकला। देखिए जितना टाइम इसने डी में यहाँ से यहाँ आने में लगाया, ठीक है, जितना टाइम इसने इस आधा चक्कर को लगाने में लगाया, ठीक उतने ही समय में ये इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में पॉजिटिव था, हमने इस तरीके से केस लिया था नेगेटिव में, तो जब आपका एक चक्कर लगा के पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो जितना टाइम लेगा ठीक उतने ही टाइम में ये जो आपका ऑसिलेटर कनेक्ट होगा ये इसको नेगेटिव कर देगा, ये इसको पॉजिटिव कर देगा। समझ रहे हैं बात को आप कि फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब ये है कि जितना समय आपका चार्ज पार्टिकल एक आधा चक्कर लगाने में ले रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ले रहा है, ठीक उतना ही समय आपका ऑसिलेटर भी लेगा इनकी पोलैरिटीज़ को चेंज करने में। जो आपका पहले प्लस था उसको माइनस करेगा, अगर माइनस होगा तो उसको प्लस करेगा। आप आ गई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी बराबर होने का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई, हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता दी, काइनेटिक एनर्जी बता दी मैक्सिमम। अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक बचा है वो है लिमिटेशंस। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ मैं, वो है आपका लिमिटेशंस। इसकी कार्य सीमाएं हैं कुछ साइक्लोट्रॉन की, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसकी कार्य सीमा ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल जैसे आपके न्यूट्रॉन है, ठीक है, अनावेशित कण जैसे आपके न्यूट्रॉन हो गए, इनको ये एक्सेलरेट नहीं करता। ठीक है, पहले इसका लिमिटेशन ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि ये वेलोसिटी, कितनी भी वेलोसिटी को एक्सेलरेट, मतलब कितनी भी वेलोसिटी इससे बढ़ाई जा सकती है। समझ रहे हैं बात को? ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी बढ़ाते गए और कितनी भी वेलोसिटी बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बढ़ाते अगर इसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास पहुंचती है तो आपका अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लग जाता है
जो कि आपके एक्सप्रेशन ये देती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये आपकी, ये कहती है कि अगर कोई पार्टिकल आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास भी है तो उस केस में उस पार्टिकल का मास बढ़ने लगता है। देखिए v आपका अगर बढ़ेगा तो ये आपका डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये आपका मास बढ़ेगा। मास आपका जो मूविंग बॉडी है उसका मास है, जो आपके मोशन में है बॉडी यानी जो आपके गतिमान अवस्था में है उसका जो मास है वो m है, और m नॉट आपका रेस्ट मास है यानी कि विराम द्रव्यमान है। जहाँ v क्या है, आपके पार्टिकल का वेग है, पार्टिकल की वेलोसिटी है। c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि आपके प्रकाश का वेग। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास भी अगर उसकी स्पीड आती है, उसकी वेलोसिटी अगर उतनी होती है, तो उस केस में वो चार्ज पार्टिकल इतना उसका मास बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने के कारण उसका मास भी बढ़ने लगेगा। और अगर उसका मास बढ़ने लगा पार्टिकल का, तब देखिए क्या होगा, ये रिलेशन हमें पता है T = 2πm/qb। इस रिलेशन के हिसाब से देखिए मास बढ़ेगा तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी = 1/t। आपका मास बढ़ा, ठीक है, मास आपका बढ़ गया, टाइम पीरियड भी आपका क्या बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड इधर आपका बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी आपकी इधर घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। लेकिन यहाँ ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी तो हमने फिक्स कर ली है, वो कांस्टेंट है, वो घट बढ़ नहीं रही है, उसको हमने फिक्स कर दिया, वो कांस्टेंट है। लेकिन अब आपकी जो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है वो घटी हुई मिल रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने के कारण तो रेजोनेंस की कंडीशन कहाँ रह गई है, अनुनाद की आवृत्ति आपको कहाँ मिल रही है, अनुनादी आवृत्ति नहीं मिल रही, रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन तब होती है जब आपके पार्टिकल, जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो, दोनों आपकी इक्वल हो, जो कि यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ घट रही है और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कुछ और ही है। ठीक है, तो इसलिए ये लिमिटेशन है आपका, सेकंड लिमिटेशन है आपके साइक्लोट्रॉन का, कि ऐसा नहीं है कि आप पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितनी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, 2 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। तीसरा है कि आप साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो, कि आप साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता है, ऐसा क्यों। ठीक है, क्यों नहीं एक्सेलरेट किया जा सकता है, क्योंकि वो भी तो चार्ज पार्टिकल है। चलो हमने न्यूट्रॉन के लिए कहा वो न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है ना, तो वो क्यों नहीं एक्सेलरेट किया जा सकता। उसका कारण ये है, उसको ढंग से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए इलेक्ट्रॉन को हम इसलिए एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, हमें पता है। फिर जो आपका अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो फिर इसी रिलेशन में आइए 2πm/qb, मास कम है तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो भी कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस चक्कर को बहुत जल्दी इसको क्या कर लेगा, बहुत मास घटने से इसका टाइम पीरियड घट जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी ये इसका ये रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर मार लेगा। ठीक है, बहुत कम समय में ये चक्कर मार लेगा, इतने कम समय में चक्कर मार लेगा कि आपका जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को आप, इस रिलेशन से साफ साफ देखिए, अगर जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसका मास बहुत कम होता है, मास कम होने के कारण उसका टाइम पीरियड भी घट जाता है, टाइम पीरियड घटने के कारण आप रिलेशन देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाती है, जबकि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहाँ ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कुछ और है और यहाँ आपकी जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन कहाँ रह जाती है, यहाँ भी आपकी अनुनादी स्थिति नहीं रहती है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जिसके कारण आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं हो पाता और जल्दी ही आपके रास्ते से हट जाता है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो चक्कर है वो बहुत कम समय में काट लेता है। ठीक है, बहुत कम समय में इस चक्कर को काट लेता है, उतने कम समय में आपका जो ऑसिलेटर है वो पोलैरिटी चेंज नहीं कर पाता है। समझ गए, इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपकी बढ़ गई पर इसकी फ्रीक्वेंसी तो आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण फिर आपकी रेजोनेंस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है
और इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लोट्रॉन में इसको एक्सेलरेट नहीं किया जाता, ठीक है। फिर एक और बात देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो ऑसिलेटर होता है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का होता है, लगभग आपके मेगाहर्ट्ज का आपका यूज़ किया जाता है फ्रिक्वेंसी। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है तो उसके लिए आपको जो ऑसिलेटर चाहिए होगा वो गीगाहर्ट्ज का चाहिए होगा। गीगाहर्ट्ज मीन्स मेगाहर्ट्ज क्या होगा 10⁻⁶, गीगाहर्ट्ज हो गया आपका 10⁻⁹, जो कि क्या है नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी नॉर्मल नहीं है। तो इसीलिए आपको एक ऐसे ऑसिलेटर की जरूरत पड़ेगी जिसमें गीगाहर्ट्ज की कैपेसिटी हो, ठीक है। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं कराया जाता, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन को हम क्यों नहीं एक्सेलरेट करते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। मास कम होने के कारण इसका टाइम पीरियड भी कम हो जाता है, और टाइम पीरियड कम होने की वजह से जो परिक्रमण काल है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड के कम होने से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, जबकि आपके जो ऑसिलेटर है यानी जो दोलित्र है उसकी फ्रीक्वेंसी नियत रहती है, अनुनाद की स्थिति नहीं रह जाती है। इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके साइक्लोट्रॉन जो है साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता उससे। तो ये मैंने आपको लिमिटेशंस भी इसकी बता दी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लेंथी क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।